हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र मौखिक पुनरुत्पादन या स्वतंत्र मौखिक कार्य की, फ्री ओरल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जैसे हम सभी को अपनी बात को, अपने मन की बात को किसी को बताना होता है तो हम कैसे व्यक्त करते हैं उसे? शब्दों, ध्वनियों, भाव भंगिमा या फिर क्रियाओं द्वारा अर्थात करके या फिर बोलकर स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। तो जब एक बच्चा छोटा होता है तब वह अपने हृदय के भाव अर्थात मन के भाव को संकेत या फिर भाव भंगिमा के द्वारा या क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। किंतु धीरे धीरे जब वह भाषा सीखने लगता है तब वह ध्वनियों के माध्यम से बोलकर अपने भाव को व्यक्त करने का प्रयास करता है और समय के साथ उसका यह प्रयास व्यवस्थित और परिमार्जित होकर भाषा का रूप ले लेती है। अर्थात अब वह अपने मन के भाव को बोलकर स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर लेता है, किंतु अभी वह इस योग्य नहीं होता है कि वह अपने सभी विचारों को स्वतंत्र रूप से किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने व्यक्त करने में सक्षम हो। बालक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विभिन्न परिस्थितियों में अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए विद्यालय में भाषा का ज्ञान तो दिया ही जाता है, साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का भी आयोजन किया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज आयोजित होते हैं जिससे उनमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल विकसित हो सके। अर्थात आप देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है अपनी इस भूख की आवश्यकता को, अपने मन के भाव को या तो वो रोकर बताता है या फिर देखेंगे कि वो मुंह चलाता है, जिससे उसके माता पिता समझते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। उसी प्रकार से यदि उसे नींद आ रही है तो वो फिर चिड़चिड़ा थोड़ा सा होता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि उसके सोने का टाइम हो गया है। तो इस तरह से बचपन में बच्चा जो है वो भाव भंगिमाओं या क्रियाओं के द्वारा अपनी बातों को व्यक्त करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने घर परिवार के लोगों से जो वो भाषा सुनता है उसे टूटे फूटे शब्दों में बोलकर अपनी बातों को, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह भाषा सीख जाता है और बोलकर अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। लेकिन बच्चे की जो यह भाषा होती है यह औपचारिक भाषा नहीं होती है। वह अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही विद्यालय जाता है तो वहाँ पर मानक भाषा का ज्ञान उसे दिया जाता है, औपचारिक भाषा का ज्ञान दिया जाता है और इससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन होता है, जिससे बालक अपने विचारों को औपचारिक भाषा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि वो किसी के सामने बोलने में बहुत ही झिझकते हैं। घर में तो वो सारी बात बता देंगे, लेकिन बाहर वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं। मन में विचार होता है पर वो बोल नहीं पाते। बच्चे क्या, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि मन में विचार है लेकिन वो किसी के सामने अगर वो बोलना चाहे तो नहीं बोल पाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं स्वतंत्र मौखिक पुनरुत्पादन। अर्थात वो सब जान रहे हैं, भाषा भी उन्हें पता है, कैसे बोलना भी पता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपने उस ज्ञान से अपने विचारों को नहीं बोल पा रहे हैं जो वो बोलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से व्यक्त कर पाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के कार्य का क्या स्वरूप होना चाहिए। नंबर 1 है, छात्रों को परस्पर बातचीत करने के अवसर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए, उन्हें ये अवसर देना चाहिए कि वे आपस में बातचीत भी कर सके। साथ ही कभी कभी छात्र एवं शिक्षक में भी बातचीत होना चाहिए किसी टॉपिक को लेकर। ऐसा नहीं कि केवल क्लास में गए तो सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं और बुक ही पढ़ा रहे हैं। 3rd है, कहानी एवं कविता सुनाने के अवसर देना। एक तो होता है कि नियंत्रित वातावरण में जो पाठ या प्रतियोगिताएं होती है, वैसा नहीं, कक्षा में भी बच्चों को कहानी एवं कविता सुनाने के अवसर देने चाहिए। नंबर 4 है, गीत सुनाने के अवसर देना। 5th है, भाषण प्रतियोगिता। अब यहाँ ये फिर नियंत्रित हो जाता है, लेकिन क्लास में जब इसका प्रयास करवाते हैं तो उस समय बच्चे स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। या निबंध प्रतियोगिता, इसमें भी कोई एक टॉपिक दे दिया गया और बच्चे खुद से उस पर अपने विचार लिखकर आते हैं और बोलते हैं। फिर है वाद विवाद में भी प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट होता है वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने का प्रयास करता है। फिर है नंबर 8, सामूहिक परिचर्चा, अर्थात किसी टॉपिक पर बच्चों से सामूहिक रूप से चर्चा की जाए। तो यहाँ पर भी सभी बच्चे या छात्र
जिस भी टॉपिक पर चर्चा का आयोजन किया गया उस पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखते हैं। उनके मन में जो भी बात आती है वो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र मौखिक कार्य या पुनरुत्पादन का क्या उद्देश्य होता है। नंबर 1 है सामान्य रूप से बोलने की कलाओं की शिक्षा देना। अर्थात एक होता है कि जब किसी व्यक्ति को बोलने को कहा जाए या भाषण देने को कहा जाए तो जो उसने पढ़ा है एकदम लाइन बाय लाइन वो बुक की भाषा में ही बोलता है। लेकिन सामान्य रूप से बोलना, अपने विचारों अपनी सोच के अनुसार बोलना कि आप क्या समझते हैं जिस भी विषय के बारे में आप बोल रहे हैं। नंबर 2 है सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। अर्थात कहीं भी कितने भी लोगों के बीच में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख पाने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे स्टूडेंट्स जिस बात को अपने दोस्तों के साथ अच्छे से, अपने दोस्तों के पास अच्छे से रख पाते हैं या अपने परिवार वालों के बीच में रख पाते हैं, वही अगर विद्यालय में कहा जाए उन्हें रखने या फिर घर के बाहर के लोगों के बीच में या कहीं 10 लोगों के बीच में कहा जाए तो वो नहीं रख पाते हैं अपनी बात को। तो इस योग्य भी बनाना है कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं भी उन्हें बोलना हो तो वो अपने विचारों को रख सकें। 3rd है किसी भी प्रकार के वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण देना। अर्थात ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही कहीं भी किसी टॉपिक पर यदि डिस्कशन हो रहा हो तो वो उसके लिए वहाँ पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके, अपने विचारों को रख सके, इसके लिए प्रशिक्षित करना है। नंबर 4 है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण की आदत का विकास। अर्थात जब वो अपनी बात को बोल रहा हो तो स्पष्ट तरीके से बोले कि वो क्या बोलना चाहता है, वो जो बोलता है उसका अर्थ स्पष्ट हो, और जो वो उच्चारण भी करे तो वो उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि अगर मान लीजिए घर में हम शुद्ध उच्चारण की आदत नहीं है तो कहीं अगर भाषण देना हो या वाद विवाद हो तो उसका प्रभाव वहाँ पर होता है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वही भाषा अंत में वो आ जाती है सामने। नेक्स्ट है नंबर 5 बोलने में स्वाभाविकता का विकास। जैसे बच्चे को अक्सर आप देखेंगे विद्यालय में अगर कोई प्रतियोगिता हो रही तो जो वो रट कर आते हैं वही बोलते हैं, तो इससे उनका माइंड तो ये होता है कि कहीं वो लाइन छूट ना जाए, कहीं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें स्वाभाविकता नहीं होती, वो नेचुरल नहीं लगता है उनका स्पीच। तो और स्वाभाविकता कब आएगी? जब अपने मन में आप उस टॉपिक को समझ के और क्या समझते हैं उसके विषय में, आपकी क्या धारणा है उसको आप बोलेंगे तो उसमें स्वाभाविकता आएगी। नंबर 6 वाणी में चेतना शक्ति एवं प्रभावशीलता। चेतना शक्ति का तात्पर्य है कि क्या बोल रहे हैं ये समझ में आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे कि अगर आपको पढ़ाने के लिए कहा गया, जैसे आप स्टूडेंट से पढ़ाने गए तो क्या आप जो तैयारी करके जाते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं और क्या पढ़ा के चले आए ये भी नहीं पता, या फिर कहीं कोई प्रोग्राम में ही आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है तो आप वहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि हाँ कब क्या बोलना है। तो ये चेतना में होना चाहिए, माइंड इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और जो कुछ भी बोले उसका इफेक्ट सामने वालों पर पड़े, जो सुन रहे हैं वो उससे प्रभावित हो। नेक्स्ट है नंबर 7 आवश्यक गति एवं शुद्धता के साथ बोलने की आदत का विकास। जैसे कोई होते हैं कि अगर उन्हें स्पीच देने को कहा जाए तो बहुत ही स्लो बोलते हैं या कोई इतना फास्ट बोलते हैं कि ठीक से समझ में ही नहीं आता। तो इसमें है कि जब भी बोलना है तो उसका एक जो स्पीड होता है नॉर्मल स्पीड होना चाहिए, इसकी शिक्षा देना, ऐसी आदत का विकास करना। नंबर 8 है सहज एवं धारा प्रवाह बोलने में कुशल बनाना। जैसे होता है ना कि जब शुरू में आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो पढ़ाने जाते हैं तो रुक रुक के पढ़ाते हैं, लेकिन 4 मंथ का जब प्रैक्टिस टीचिंग कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप जब भी पढ़ाने जाते हैं तो आप रुकते नहीं, आप धारा प्रवाह अपनी बात को रख पाते हैं और आसानी से रख पाते हैं। शुरुआत में जो डर या झिझक थी वो दूर हो जाता है। तो यही है कि सहज एवं धारा प्रवाह बोलने में कुशल बनाना, मतलब जब बोलना हो तो वो सहज हो, उसके अंदर डर ना हो। नंबर 9 है दूसरे की बात को सुनना एवं समझना। तो जो वक्ता होता है उसके अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि वे दूसरे की बातों को सुने, उसे समझे। नंबर 10 है बालकों के संकोच एवं आत्महीनता की भावना को दूर करना। तो ये आप जैसे बड़े बच्चों में भी होता है, बीएड के स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टार्टिंग में उनमें भी ये संकोच होता है
और छोटे बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे संकोचवश अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं। जैसे प्रैक्टिस टीचिंग में जाइए तो आप देखेंगे कि 7-8 क्लास के बच्चे तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, शिक्षक की बातों का जवाब भी नहीं देते हैं। इसीलिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने के अवसर जरूर देना चाहिए, जिससे उनके अंदर का संकोच झिझक दूर हो। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो गया है? नंबर 1 है, छात्र बिना किसी संकोच के अपने भावों को व्यक्त कर सकेगा। जैसे अगर उसने कहा जाए कि आपको इस टॉपिक पर बोलना है तो वह आसानी से तैयार हो जाएगा और जाकर बोल भी देगा। नंबर 2 है, वह प्रसंग के अनुकूल शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हुए विषय को सबके सामने प्रस्तुत कर सकेगा। अर्थात जिस भी टॉपिक पर बोला जा रहा है उसी के अनुकूल शब्द और वाक्यों का प्रयोग करेगा। 3 है, बोलते समय वह उचित गति एवं प्रवाह के साथ अपनी बात रखेगा। अर्थात बहुत ना फास्ट बोलेगा ना ही स्लो बोलेगा, वो नॉर्मल स्पीड में बोलेगा और कहीं रुकेगा भी नहीं। नंबर 4 है, वह बोलने में विराम का ध्यान रखेगा। जैसे आप देखते हैं कि बोलने में बहुत लोग होता है कहाँ अर्ध विराम लेना है, कहाँ पूर्ण विराम लेना है, कहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, और उतार चढ़ाव इत्यादि का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जब अगर बच्चा कुशल हो गया तो इन बातों का ध्यान रखेगा। 5th है, बोलते समय व्याकरण सम्मत अर्थात मानक भाषा का प्रयोग करेगा कि किन शब्दों का, ध्वनियों का कैसे उच्चारण करना है। नंबर 6 है, आवश्यकतानुसार अपनी भाषा में उचित शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। जैसे अपनी बात को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए आम आदमी भी मुहावरों का कई बार प्रयोग करता है, तो बच्चे भी इन सब का प्रयोग आवश्यकता अनुसार, प्रसंग के अनुसार करने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 7 है, उनकी वाणी में क्रमबद्धता एवं प्रभावशीलता होगी। अर्थात वो सीक्वेंस में ही जो बोलना चाहते वो बोलेंगे और उनका जो बोलना है, उनकी बातों से व्यक्ति प्रभावित भी होंगे जो सुन रहे हैं। नंबर 8 है, वह उचित हाव भाव के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकेगा। अब एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े होके सारी बातों को बोल दें तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने वाले को। और एक व्यक्ति होता है कि जब वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है तो वो जिस तरह के वर्ड का जिस तरह से अर्थ है, वाक्य का जिस तरह से अर्थ है, उन सब के अनुसार अपने बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करेगा, अपने चेहरे के हाव भाव में भी परिवर्तन करेगा। तो अगर ये गुण दिखाई दे तो समझ ले कि बच्चे में स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने में आने वाली क्या समस्याएं हैं। क्योंकि टीचर सभी को अवसर देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कुछ बच्चे, एक क्लास में 8-10 बच्चे ही अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाते हैं। तो नंबर 1 है संकोच। तो कुछ बच्चे नेचुरली ही बहुत संकोची होते हैं, वे घर में तो बोलेंगे पर बाहर वो नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण, संकोच के कारण वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। दूसरा है अशुद्ध उच्चारण। अगर उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो भी बच्चे बाहर अपनी बात को नहीं बोलना चाहते हैं। थर्ड है दोषपूर्ण भाषा। जैसे कि मान ले बच्चे की भाषा पर उसके परिवार, उसके पास पड़ोस, उस क्षेत्र का भी असर होता है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर बोलने में हिचकते हैं। नंबर 4 है अस्पष्ट भाषा। बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इससे संबंधित उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते हैं, जिससे अपनी बातों को वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। 5th है वातावरण का प्रभाव। बच्चे के घर, उसके समाज और विद्यालय का वातावरण भी इस बच्चे के स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है। क्योंकि अगर घर में बहुत ज़्यादा डांटा जाता हो, बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता, तो वैसा बच्चा नहीं बोल पाता, अपनी बात को अपनी मन में ही रखता है। उसी प्रकार से विद्यालय में यदि शिक्षक बच्चा कुछ बोलना चाहता है और बात बात पर उसे डांट देते हैं, झिड़क देते, तो वैसे में भी बच्चा डर जाता है और अपनी बातों को नहीं रख पाता है। नंबर 6 है व्याकरण संबंधी नियमों का अभाव। यदि बालक को भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण से संबंधित नियमों का ज्ञान नहीं होगा, तब भी वह स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखने में झिझक महसूस करेगा। और नंबर 7 है रुचि एवं अभ्यास की कमी।
अब जैसे कि बच्चों में अपनी बातों को रखने के लिए, दूसरों को बताने के लिए मन में रुचि भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, टीचर कहे कि हाँ ये इस टॉपिक पर भाषण देना है, तो बहुत सारे बच्चे खुद से तैयार हो जाएंगे कि अपना हाथ उठा देंगे, नाम लिखा देंगे कि हाँ मुझे बोलना है। लेकिन कुछ बच्चे कि कुछ नहीं बोलेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। वहीं कुछ बच्चे हैं जो एंकरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्थात वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं। कुछ बच्चे कविता बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे में, स्टूडेंट्स में रुचि भी होनी चाहिए, नहीं तो चाहे कितने भी अवसर दिए जाएं, वो अपनी बातों को सबके सामने रखने के लिए आगे ही नहीं आते। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है इसकी, स्कूल आओ, पढ़ो लिखो, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट ले लो, बस। तो बच्चे में रुचि का होना आवश्यक है और साथ साथ उनके अंदर अभ्यास का भी गुण होना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।